कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, सहूलतकारों को फांसी दो, सहूलतकारों को फांसी दो, सहूलतकारों को। क्योंकि ये सच है और सच को दबाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात और तो उसमें कोई ऐसी खामी नहीं है, ना उसकी किसी की जाति दुश्मनी थी। पहले तो मैं कहूँगा कि ये सच की नकल मकानी थी। इस मुल्क के अंदर सच को काम करने के मौके भी उन सहाफ़ियों में था जो हिजरत पे मजबूर हुआ। तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हिजरत पे मजबूर हुए, बहुत सारे लापता भी हुए। तो एक आज़ादाना माहौल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। तो इसकी जितनी भी मजम्मत सहाफ़त बहुत ज़्यादा इस टाइम मैं क्या कहूँ कि मुश्किल हो गई है और हर बंदा जो अपने आप को अनसेफ समझ रहा है। ठीक है, इस वाक़े के बाद जो है हर सहाफ़ी अपने आप को अनसेफ समझेगा, वो डर जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, वो सच्चाई से पीछे होकर बैठे, क्योंकि हर बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर ये समझता है कि ये एक कत्ल है और ये कत्ल करवाया गया है। ठीक है, तो हम इस बारे में अभी कुछ वाज़िया बातें नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तक नाकाम है अपने सहाफ़ियों को महफूज बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो है वो कहानियाँ सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या एहसासात हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी इस सहाफ़त की दश्त में कम बेश जो है उनको 30-35 साल हो गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं इस भाईमाना जो कत्ल है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइए कि आपका इतना तजर्बा है वसी सहाफ़त के मैदान में, क्या समझती हैं कि ये कत्ल जो है सहाफ़ी का है या अपना एक आम आदमी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये कत्ल जो है ये पूरी सहाफ़त का है। मैं बड़ी जामे और बड़ी मुख्तसर बात करूँगी कि सिर्फ हमको हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये बता दिया जाए कि ये क्यों किया और इसके मुहर्रकात क्या थे, किसने करवाया है। ये नैरोबी गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट पूछे, बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पूछे। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात करवाएं और करवा के ना सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सामने रखी जाए, पूरी कौम के सामने रखी जाए। इस वक्त हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उसमें हलचल मची हुई है और हर बंदा जो है बेयकीनी का शिकार है। क्या समझती कि आपके इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं? आप क्या समझती है? क्या सिर्फ सच है या सच के अलावा और भी कुछ चीज़ है? नहीं, मैं तो यही समझती हूँ कि ये सच है और सच को दबाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात और तो उसमें कोई ऐसी खामी नहीं है, ना उसकी किसी की जाति दुश्मनी थी किसी के साथ, ना उसकी कोई और हमें ऐसी करप्शन नज़र आई कि उसको मार दिया जाता। सिर्फ एक सच था जो वो हर हाल में बोलता था, अंदरून मुल्क भी और बहरून मुल्क भी, और यही सच उसे लेके बैठ गए, यही सच उनको ले गए। लेकिन हमारे साथ जो बदतरीन तारीख रकम की गई है, एक बहुत जय्यद सहाफ़ी जो है उसको बेदर्दी के साथ सर में गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। क्या ये एक सहाफ़ी का कत्ल है, क्या ये सच का कत्ल है या फिर ये एक अनहोनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सच की नकल मकानी थी। इस मुल्क के अंदर सच को काम करने के मौके नहीं हैं। खालफाना बयानिए को चलाने की जो मौके होते हैं वो नहीं हैं, और उसके नतीजे में जब नामुमकिन बना दिया जाए काम करना तो फिर नकल मकानी होती है, हिजरत होती है। और अरशद शरीफ भी उन सहाफ़ियों में था जो हिजरत पे मजबूर हुआ। तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हिजरत पे मजबूर हुए, बहुत सारे लापता भी हुए। तो एक आज़ादाना माहौल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। और दूसरी बात ये है कि अब इस तमाम वाक़े की जो नैरोबी में हुआ है
اس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ضرور بننی چاہیے, تحقیقات ضرور سامنے ہونی چاہیے, کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے, ہم رسپانسبل جرنلسٹ کے طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے حقیقت کے طور پہ آئے. ہم کسی ادارے کے اوپر, کسی اندیکھی قیمت کے اوپر, کسی اور کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی الزام عائد کرنے کی بجائے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری, یہ پوری دنیا کی, یہ آپ کہہ لیں کہ وہ PFUJ, IFJ, باقی تمام تنظیموں کو انگیج کر کے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے, جس میں کینیا کی حکومت بھی ہو, جس میں پاکستان کی ریپرزینٹیو بھی وہاں پہ پہنچے اور وہ تمام حقائق سامنے رکھ کے اس کے اوپر تحقیقات ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بدقسمتی کہ ہم الزامات پہ شروع ہو جاتے ہیں, اداروں پہ حملہ ور شروع ہو جاتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جرنلسٹ کو آزادانہ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, جو کہ نہیں مل رہا, اور نہیں مل رہا تو جرنلسٹ کو یہاں پہ نقل مکانی اور ہجرت پہ مجبور ہو رہا ہے. کئی یہاں پہ قاتلانہ حملے کا شکار ہو کے مجبور ہوئے, رضا رومی کی مثال آپ کے سامنے, اور بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں. تو ایک آزادانہ ماحول ہونا چاہیے, لوگوں کو اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, لوگوں کو اپنے حقوق کے اوپر بات کرنے کا ملے گا موقع, تو پھر ہی ہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جینین ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ آگے بڑھیں. آپ مطلب یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کے عہدیدار بھی ہیں, میرا خیال آپ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا جو عہدہ ہے آپ کے پاس صدارت کا ہے یا؟ میں ماضی میں 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں. اس وقت میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی FPC کا رکن ہوں, لیکن نیچرلی یونین کے ساتھ ریپرزینٹ ہوں. اور بہت اہم عہدہ ہے آپ کے پاس. اب آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, آپ کا یہ ڈومین میں آتا ہے کہ صحافیوں کے مسائل جو ہے ان کے اوپر بات کر سکیں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. اور یہ بات ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ بنا دی جائے, سخت سے سخت سزا دے دی جائے, لیکن ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پنجاب میں صرف پچھلے سال جو ہے 24-25 کے قریب جو صحافی ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. کسی ایک بندے کا بھی جو ہے سراغ نہیں ملا, کسی ایک بندے کا جو کلپرٹ ہے, مجرم ہے, اس کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں, مسئلہ جو ہے وہ آپ کا پوری قوم کا ایک منحصر القوم ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم حقائق تک جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور جو چھوٹی موٹی کوشش کرتا ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جب تک تمام جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے وہ اپنی لمٹس میں نہیں آتے, اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور کانسٹیٹیوشنل اداروں کو اس میں میں اپنی اعلیٰ عدلیہ کو بھی شامل کرتا ہوں, جو امینڈمنٹس تشریح کے چکر میں جو ہے اس کی ڈیفینیشن اس کے چکر میں امینڈمنٹس تک ہو جاتی ہیں, اور ہماری جو پارلیمان ہے وہ چیختی چلاتی رہتی ہے. تو یہ جو ایک ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, یا جو بھی صورتحال ہے, تو اس کو ختم کرنا ہوگا. جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے, میں بار بار مثال دے رہا ہوں یہاں پہ کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر آن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کس لیے نہیں ہوتا؟ کیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں دیتا؟ باقیوں کے ہو جاتے ہیں. تو وہ کیوں اتنی حد بندی ہم کر دیتے ہیں, کیوں اتنی ہم سخت ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, پبلک ریپرزینٹیو کوئی بھی ہے, جہاں آپ نے اگر کوئی قانون کے سکنجے میں کسی کو لانا ہے, اس کے اوپر آپ اپنی کورٹس میں جائیں, باقی ساری چیزیں کریں. یہاں پہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, آیا بڑی مشکل کے بعد آیا, انسانی حقوق کی وزارت نے اس بل کو پروٹیکٹ کیا, لائے, لیکن کیا وہ پروٹیکشن ہو رہی؟ تو نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے, ہم کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے پسند کرتے ہیں چیزوں کو لے جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں کی طرف آنا ہوگا, اور جب ہم آ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اچھا, ارشد شریف کے کیس میں خاص طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مختلف قسم کی سٹوریز آ رہی ہیں. دیکھیں, آپ وہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو اون کیا, اور انہوں نے اس کو ایک آپ کے مسہب قرار دیا ہے, اس کو ان آئیڈینٹیفائی ٹارگٹ قرار دیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی جس ٹارگٹ کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, ہٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ تھوڑا وہ ان آئیڈینٹیفائی کر گئے, مسکنسیو کر گئے, اور اس کی بنا کے اوپر. لیکن سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ یار آپ جو ہے ایک بندے کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں اس بندے کو. میں وہاں کی اب چونکہ بات ہو رہی ہے, یہاں کی میں نے بات کر دی. وہاں چونکہ اگر وہ گورنمنٹ یا وہاں کی ہائی وے پولیس یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایک کڈنیپرز کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں ناکہ لگا کے, تو آپ ضرور روکیں. نہیں رکا, آپ اس کے اوپر اس کو فالو کر سکتے ہیں, آپ اس کا ٹائر بریسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہٹ ہوا ہے وہ تو ساتھ بیٹھا بندہ ہوا ہے,
अरशद शरीफ हुआ है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो भी नहीं हिट हुआ, उसको मामूली जख्म आया वो क्योंकि गाड़ी उलट गई। तो बात ये है कि ये सवालात तो है ना, ये कि एक महज इत्तेफाक नहीं है। मैं इसको अभी चूँकि मैं बुनियादी मुतालबा रख रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार अहदेदार के तौर पे कि पहले फैक्ट फाइंडिंग की जाए, इसमें रियासत पाकिस्तान भी, इसमें हमारी PFUJ को भी एक कमेटी IFJ के साथ मिलकर बाकी जगहों को मिलकर जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन के साथ एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में वहाँ पे नहीं काम करेंगे उस वक्त तक तो फिर सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर जी। क्या समझती हैं कि अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? देखिए, इस हवाले से तो हम अभी कोई बात नहीं कर सकते, ना ही हम किसी इदारे का भी नाम ले सकते हैं। इस हवाले से तो हम अभी कुछ क्लियर कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी है सहाफ़त बहुत ज़्यादा इस टाइम मैं क्या कहूँ कि मुश्किल हो गई है, और हर बंदा जो अपने आप को अनसेफ समझ रहा है, ठीक है। इस वाक़े के बाद जो है हर सहाफ़ी अपने आप को अनसेफ समझेगा, वो डर जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, वो सच्चाई से पीछे होकर बैठ जाएगा इन्हीं चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि हर बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर ये समझता है कि ये एक कत्ल है और ये कत्ल करवाया गया है, ठीक है। तो हम इस बारे में अभी कुछ वाज़िया बातें नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तक नाकाम है अपने सहाफ़ियों को महफूज बनाने में, और जब तक सहाफ़ियों को महफूज नहीं बनाया जाएगा तब तक इस मुल्क का भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये अब्रॉड का या कहीं का भी इशू होता तो उनकी एजेंसीज़ और उनके हर बंदे जो अभी तक पहुँच चुके होते हैं यहाँ पर, और उन्होंने तहकीकात शुरू भी कर देनी थी। लेकिन हमारे यहाँ पर माशाल्लाह अगर हम लोग निकले भी हैं ना तो ये शॉर्ट एहतजाज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, कल के दिन एक नई खबर वाज़ेह हो जाएगी और अरशद शरीफ को हर बंदा भूल जाएगा। आपका नाम क्या है? सादिया। अच्छा मैम सादिया, ये बताएं कि आप सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक है, आप उस कंट्री में सहाफ़त कर रही हैं जहाँ पे मेल हजरात जो हैं सहाफ़त के पेशा से मुंसलिक हैं वो भी महफूज नहीं, तो क्या आप अपना समझती नहीं कि ये एक बहुत मुश्किल पेशा है जो आपने अख्तियार कर लिया है? जी, सहाफ़त वाकई एक मुश्किल पेशा है, लेकिन जो पेशा है वो तो फिर उसको साथ लेके ही चलना पड़ता है। लेकिन इस तरह के हादसात अगर पेश आते रहेंगे तो ख़वातीन पहले ही बहुत कम है इस फील्ड में और मज़ीद कम हो जाएंगी, क्योंकि हर बंदे को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। कहते हैं ना कि अगर आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते तो आप सिस्टम का पार्ट बन जाएँ, तो हम लोग जो हैं वो फिर इसी तरह ही हैं, सिस्टम का पार्ट बन के चलेंगे और खामोश रूहें बनकर जो हैं वो हम तमाशा देखेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो सहाफ़त को महफूज करने में नाकामयाब है अभी तक। आप नहीं समझती अगर सहाफ़त गैर महफूज है तो फिर पूरा जो माशरा है, पूरी सोसाइटी जो है वो गैर महफूज है, क्योंकि सहाफ़ी जो होता है वो किसी भी माशरे की आँख और कान होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हमारे यहाँ पर जो है ना वो कत्ल को बहुत आसानी से लिया जाता है। आप देखें कि नॉर्मली हम डेली बेसिस पे देखें तो क्राइम रेशो इतना ज़्यादा है कि वो आम हो चुका हुआ है, तो सिर्फ सहाफ़ी का कत्ल होना तो फिर एक आम सी बात है, वो कहीं पे भी कत्ल हो सकता है। ऐसे कई हादसा पेश आए हैं और कई हादसा पेश आते रहेंगे। पहले भी इसी तरह एक नुमाइंदे थे, निजी चैनल के एक नुमाइंदे थे, रिपोर्टर थे, उनका भी इसी तरह एक हादसे में उनका कत्ल हो गया और उस पर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद प्रेस क्लब के बाहर एक जर्नलिस्ट पे गोलियां चला दी गई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं, और अब जब इन पे गोली चली तो इन पे भी कोई एक्शन नहीं और ना होगा, ये खामोश तमाशाई बन के देखेंगे। ये नाज़रीन सूरत हाल है। यहाँ पे हमारे साथ मैडम सादिया भी मौजूद थी। तमाम तर जो सूरत हाल उन्होंने बता दी है कि कत्ल होते रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और सहाफ़ी इसका निशाना बनते रहे हैं और बन रहे हैं। अरशद शरीफ जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई और फिर फाइनली उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। मुल्क छोड़कर जब वो दुबई में गए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको मजबूर किया गया कि इस बंदे को या तो हमें वापस किया जाए, हमें दिया जाए, या इसको यहाँ से भगा दिया जाए। और नाज़रीन चूँकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाता है, तो अरशद शरीफ साहब जो है वो नैरोबी का उन्होंने रुख किया और उनको नहीं पता था कि नैरोबी भी उनके लिए कोई महफूज जगह है। ये नाज़रीन सूरत हाल थी। वहाँ पर उनको टारगेट किलिंग की गई उनकी, वो किसी बलवे का शिकार हो गए। ये सूरत हाल तमाम जो है नाज़रीन, अभी कहानियाँ बहुत सी आ रही हैं सामने, लेकिन इसके अंदर जो है ज़रूरत इस बात की है कि एक बहुत ही जो है बड़ी बहुत ही मुनासिब किस्म की तहकीकाती टीम बनाई जाए जो इसको प्रूव करे और हक़ाइक़ जो है सामने लेके आए। मैं आपका हो जहांगीर आज़ाद, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।